हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मौद्रिक नीति के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास करना और आर्थिक कल्याण करना होता है लोगों का, और इस उद्देश्य के लिए सरकार के द्वारा अनेक आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, जैसे राजकोषीय नीति, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उद्योगों का विकास करने के लिए औद्योगिक नीति, कृषि नीति, आयात निर्यात नीति, ये विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन इन सभी आर्थिक नीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश में कीमत स्तर में स्थायित्व है या नहीं है, अर्थात मुद्रा प्रसार और मुद्रा की संकुचन की स्थिति नियंत्रण में है या नहीं है। तो यदि कीमत स्थायित्व की स्थिति नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये सभी आर्थिक नीतियां असफल हो जाएंगी और देश का वांछित आर्थिक विकास करना संभव नहीं होगा। तो किसी भी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा मूल्य स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास जैसे विशेष आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलन में मुद्रा की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक है तो उसे कम करने, और यदि आवश्यकता से कम है तो उसे अधिक करने के उपाय किए जाते हैं। मौद्रिक नीति 2000 से पहले, सन 2016 से पहले रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की जाती थी, लेकिन 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में परिवर्तन किया गया और मौद्रिक नीति बनाने और उसकी घोषणा करने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इस समिति का अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होते हैं, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। तो 2016 से मौद्रिक नीति मौद्रिक समिति के द्वारा जारी की जाती है। देश में मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? तो मेन उद्देश्य है स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना। स्थायित्व से अभिप्राय यह है कि अत्यधिक मुद्रा प्रसार की स्थिति ना हो और ना ही मुद्रा संकुचन की स्थिति हो। तो स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। ये जो विभिन्न उद्देश्य हैं इसके लिए, नंबर 1, कीमत में स्थायित्व, अर्थात कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकना होता है। कीमत स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि वह जो इन्वेस्टर्स हैं, विनियोगकर्ता हैं, उनके लिए तो उत्साहवर्धक हो, उनको लाभ की संभावनाएं नजर आनी चाहिए, और उपभोक्ता वर्ग के लिए न्यायोचित होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत अधिक कीमतें होती हैं तो फिर कंज्यूमर के लिए उसको खरीदना संभव नहीं होगा और एक असंतोष की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाएगी। विनिमय दरों में स्थायित्व होना चाहिए। जिन देशों में विदेशी विनिमय की दर अस्थिर होती है, वहां से
अन्य देशों से विदेशी पूंजी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात विदेशी विनिमय दर यानी किसी देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का जो मूल्य होता है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यदि विनिमय दरों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे तो न तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में पूंजी विनियोग करेंगे और न ही हमारे देश के निर्यातकर्ता निर्यातों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर किसी देश के वृद्धि करनी है तो इसके लिए आवश्यक है कि विनिमय दरों में स्थायित्व प्राप्त किया जाए और इस उद्देश्य के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। और जिन देशों की अर्थव्यवस्था ही विदेशी व्यापार पर निर्भर है वहां विनिमय दर में स्थायित्व इस नीति का एक बहुत ही बड़ा उपयोगी उद्देश्य होता है। तीसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। किसी भी देश में पूर्ण रोजगार अर्थात जिसमें कि उत्पादन के सभी साधन कार्य में लगे हों, सबको रोजगार प्राप्त हो गया हो, उस अवस्था को हम पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार की अवस्था आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की प्रतीक होती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किए बिना किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का उच्चतम स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फोर्थ है आर्थिक विकास करना। मौद्रिक नीति का बहुत महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आर्थिक विकास को बढ़ाना और उसके उच्च स्तर को बनाए रखना और इस उद्देश्य के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किए जाते हैं ताकि संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा विकास दर को ऊंचा उठाया जा सके। आय में स्थिरता अर्थात व्यापार चक्रों की स्थिति को नियंत्रण लगाना ताकि जनता की आय में अस्थिरता को कम किया जा सके। बचत एवं विनियोग में साम्य स्थापित करना। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए प्रभावी ढंग से बचतों को प्रेरित करना और इन्हें नियोजित ढंग से विनियोजित भी करना ताकि विकास के लिए बचतों को प्राप्त किया जा सके और उनका सही प्रकार से उपयोग करके देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करके उत्पादन, रोजगार और आय के स्तर में वृद्धि की जा सके और इससे लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। आर्थिक स्थिरता। विकसित देशों का मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना होता है। विकास के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना। विकसित देश में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है लेकिन विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या या आवश्यकता ये है कि वहाँ विकास के लिए अत्यधिक मात्रा में पूंजी विनियोग करना आवश्यक होता है। सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग करना होता है और ऐसी स्थिति में वित्तीय साधनों का बहुत अभाव रहता है। तो उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकता अनुसार मुद्रा एवं साख की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है जो कि आर्थिक विकास में सहायक होती है। तो विकास के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भी मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है कुशल भुगतान तंत्र की स्थापना करना। अर्थात विकास के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कुशल भुगतान तंत्र की स्थापना करना, देश में वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए, मध्यमकालीन ऋण प्रदान करने के लिए, दीर्घकालीन ऋणों को प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, लोगों की बचतों को मोबिलाइज करने के लिए बैंक्स की स्थापना करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचतें प्राप्त करके और उनका उत्पादक विनियोग
किया जा सके। इसके लिए भुगतान तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है, मौद्रिक क्षेत्र व्यापक होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में भुगतान तंत्र के कुशलता से संचालित न हो पाने के कारण विशिष्टीकरण और विनिमय की हानि होती है। तो आर्थिक क्रियाओं में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, भुगतान को सुलभ बनाना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर अब RTGS और NEFT जैसी सुविधाओं का विकास किया गया है। बैंकों के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मुद्रा की तटस्थता। कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि भी मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य होता है कि मुद्रा की तटस्थता होनी चाहिए, यानी मुद्रा का जो मूल्य है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए, ताकि कीमत स्थायित्व को प्राप्त किया जा सके और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थायित्व के साथ साथ, कीमत स्थायित्व के साथ साथ विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति को नियंत्रित करने और चलन में आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक, जो कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा अनेक उपकरण अपनाए जाते हैं। फर्स्ट है बैंक दर। वह दर जिस पर कि रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है और उनके बिलों की पुनः कटौती करता है। तो यदि मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो बैंक दर बढ़ा दी जाती है, और मुद्रा संकुचन की स्थिति है तो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए चलन में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए बैंक दर को कम कर दिया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए रिजर्व बैंक खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदते हैं, जिससे प्रतिभूति धारकों के पास में मुद्रा आ जाती है। फिर वे इसे बैंक में जमा करवाते हैं और इससे बैंकों की साख निर्माण की क्षमता में वृद्धि होती है। और जब मुद्रा की मात्रा में कमी करनी हो, साख की मात्रा में कमी करनी होती है, तो देश का केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेच देता है और बैंकों के पास के जो अतिरिक्त फंड्स हैं, जो अतिरिक्त मुद्रा है, वो RBI के पास में आ जाती है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात। उससे पूर्व है नकद कोषानुपात CRR, जिसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो RBI एक्ट 1934 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का, जिसमें मांग जमाएं और समय जमाएं दोनों शामिल होती हैं, उनका एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास में जमा करवाना अनिवार्य है। तो रिजर्व बैंक अगर प्रसार की स्थिति है, मुद्रा प्रसार की, तो CRR में वृद्धि कर देता है, और अगर संकुचन की स्थिति है तो CRR में कमी कर दी जाती है, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और बैंकों के साख निर्माण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और इससे विनियोग और उत्पादन में वृद्धि होती है। अभी 6 अगस्त 2020 को जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की गई है, उसके अनुसार CRR 3% है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, SLR, कि प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत अपने पास में या किसी अन्य बैंक के पास में रखना होता है। अगर मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो इस दर को बढ़ा दिया जाता है, और अगर संकुचन की स्थिति है तो इस दर को कम कर दिया जाता है।
अधिकतम भारत में ये दर 38.5% तक रही है, लेकिन वर्तमान में ये 18.5% है। रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर कि रिजर्व बैंक अपने द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या निर्धारित वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अगर मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाती है, और संकुचन की स्थिति है तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाए, रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए, तो बैंकों के लिए स्वयं के लिए ऋण महंगे हो जाएंगे और वो फिर पब्लिक के लिए ऋणों को महंगा कर देंगे और मुद्रा प्रसार की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा, क्योंकि फिर ऋणों की मांग कम होगी। इसी तरह से इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट होती है, जिसमें कि ब्याज दर के घटाने पर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होती है और बढ़ाने पर तरलता में कमी हो जाती है। ये जो सब तरीके हैं, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मात्रात्मक साख नियंत्रण के तरीके कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब बैंक दर की नीति इतनी प्रभावी नहीं है। वर्तमान में मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की नीति का अधिक अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसे हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा मार्जिन मनी का निर्धारण किया जाता है, मार्जिन का निर्धारण किया जाता है, अर्थात जब देश में अनिवार्य वस्तुओं की संग्रह प्रवृत्ति पर रोक लगानी है तो बैंक इन उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर मार्जिन का बढ़ा देता है। यानी जितनी संपत्ति आपने जमानत के रूप में रखी है उससे कम मूल्य का ऋण आपको प्राप्त होगा। इससे क्या होगा कि अनिवार्य वस्तुओं के लिए ऋणों की मांग में कमी आ जाएगी और मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसी तरह से ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक किसी विशेष उद्योग या किसी विशेष कार्यों के लिए ऋणों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देते हैं कि इससे अधिक ऋण प्रदान नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है विभेदात्मक ब्याज दरें। ये ब्याज है, इसको आज ना पढ़ें आप, करेक्शन कर लें। विभेदात्मक ब्याज दरें, इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक जिन उद्योगों का, जिन क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं उन उद्देश्यों के लिए ऋणों पर ब्याज की दरें कम रखते हैं, और जिन गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहता है केंद्रीय बैंक उनके लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों का अधिक निर्धारण किया जाता है, और इससे मनचाहा आर्थिक विकास करना संभव हो पाता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक अनुनयन, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये चयनित साख नियंत्रण के अन्य तरीके हैं। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक, यदि बैंकों के द्वारा आरबीआई के ने जो निर्देश दिए हैं उनका सही प्रकार से पालन नहीं किया जाता है तो आरबीआई को यह अधिकार है कि वो उन बैंकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई ही कर सकता है, और इस प्रकार से रिजर्व बैंक अपने द्वारा घोषित या जारी की गई मौद्रिक नीति का पालन
करवाना संभव हो पाता है। मौद्रिक नीति के उपकरण के अंतर्गत नेक्स्ट है साख सुविधा विस्तार के उपकरण, मतलब इस तरह के उपाय करना जिससे कि साख प्रसार को, क्रेडिट फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जा सके। इसके अंतर्गत आरबीआई के द्वारा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है, उनका संचालन, उनका विस्तार किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की हमारे देश में स्थापना की गई है, जैसे बैंक्स की स्थापना की गई है, बैंक में भी विभिन्न प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई है। बड़े बड़े औद्योगिक ऋण प्रदान करने के लिए आईडीबीआई, सिडबी, इन सभी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो बैंक साख सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना और उनके विस्तार का कार्य करता है। बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाता है ताकि देश के प्रत्येक क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इसके लिए बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाता है, चलन मुद्रा का विस्तार किया जाता है। यदि विकास की आवश्यकता अधिक है, विकास के लिए धन की आवश्यकता अधिक है और चलन में मुद्रा की मात्रा कम है, तो रिजर्व बैंक नई मुद्रा का निर्गमन करके चलन मुद्रा का विस्तार करते हैं। और ये ऐसा तब किया जाता है जबकि सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के अंतर्गत यदि सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन को अपनाया जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक नई मुद्रा का निर्गमन करके मुद्रा का विस्तार करते हैं और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। बिल बाजार का विकास करना, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करना, ये मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। विनिमय बिलों का विस्तार करना, अर्थात ऐसी प्रणाली विकसित करना, विनिमय बिलों के द्वारा भुगतानों के प्रवृत्ति को इंक्रीज किया जाए जिससे कि नकद में कम से कम भुगतान करना पड़े और भुगतानों को सहज बनाया जा सके। प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं, गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधाएं इत्यादि में वृद्धि करना। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर की घोषणा की गई है, जिसमें प्रत्येक बैंक को अपने कुल ऋणों का कम से कम 40% इस प्रायोरिटी सेक्टर में देना अनिवार्य है। और इस प्रायोरिटी सेक्टर में कृषि क्षेत्र, कुटीर उद्योग और निर्यातों के लिए जो ऋण दिए जाते हैं मेनली वो प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करना, सस्ती दरों पर उनको ऋण सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि न केवल ऋण सुविधाएं प्रदान करना बल्कि उनके इंश्योरेंस की सुविधाएं भी प्रदान करना, जिससे कि गरीबी के निवारण में मौद्रिक नीति सहायक हो सके और देश के विकास के लिए मानवीय पूंजी का विकास किया जा सके और देश का विकास किया जा सके। तो ये मौद्रिक नीति का अर्थ, उसके उद्देश्य और उसके उपकरण के बारे में ये आज हमने जानकारी प्राप्त की है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और इसके संबंध में अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।